नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरल पोलियो वैक्सीन। आपको बताना है ओरल पोलियो वैक्सीन में से कौन से स्टेटमेंट क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है सर जी इनकरेक्ट पूछा है, तो आपको इन तीनों में से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। पहला सेंटेंस देखते हैं। ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन इज अ लाइव attenuated vaccine that has contributed to bringing the wild polio virus close to eradication। भैया ये ओरल पोलियो वैक्सीन थोड़ी ना है, कौन सी होगी फिर? जी हाँ, ये तो एक्टिवेटेड वाली होगी। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस कैसा है? गलत लग रहा है हमें। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इट प्रोवाइड्स बेटर इम्यूनिटी इन द गट द साइट ऑफ पोलियो वायरस रेप्लिकेशन। अरे भैया ये बेटर इम्यूनिटी होती तो अब तक वर्ल्ड में से पोलियो इरेडिकेट हो चुका होता। ठीक है, ये वैक्सीन इतनी कारगर नहीं है, तो हमारा दूसरा सेंटेंस भी गलत है। तीसरा सेंटेंस। The vaccine virus can be spread from person to person in communities with low quality sanitation, providing additional protection to the community। नहीं, the vaccine virus ऐसे थोड़ी ना स्प्रेड होता है। यह भी क्वेश्चन, यह भी सेंटेंस गलत है। हमें पूछा है इनकरेक्ट, और यहाँ पे तीनों के तीनों इनकरेक्ट है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीनों के तीनों गलत है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में। तो अभी डेवलपिंग कंट्रीज जो यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम देखने जाए तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो सेफ है और इफेक्टिव है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत चांसेस होता है साइड इफेक्ट का, जो कि 1 मिलियन बेबीज में से एक का होता है। ठीक है, जबकि द लाइव अटेंडेंट वैक्सीन वायरस इन ओपीवी कैन कॉज पैरालाइज। ठीक है, मतलब आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आपके साथ भी पढ़े हो सकते हैं कि भैया उन्होंने पोलियो की रसी तो ली थी, वैक्सीन तो लिया था, लेकिन फिर भी उनको क्या हो गया? पोलियो हो गया। तो ऐसे 10 लाख में से एक बच्चों में ऐसा एक साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं। इन सम केसेस इट इज बिलीव्ड दैट दिस मे बी ट्रिगर्ड बाय एन इम्यूनोडेफिशिएंसी। जी हाँ, कुछ केसेस में हमें ऐसा भी देखने को मिला है। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। लो जी, आपको बता दिया है सर जी कि क्रिस्पर Cas9 क्या है। वह एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। चलिए आपको यहीं पे एक और क्वेश्चन बताना है कि दूसरी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी है। ठीक है, चलिए इसमें से आपको एक नाम मैं बता देता हूं। इसमें से एक नाम है FSN, आपको दूसरे बारे में बताना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि आपको पूछा है इनमें से कौन से सेंटेंस करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग? क्रिस्पर Cas9 के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस। इट अलाउज साइंटिस्ट टू कट एंड पेस्ट। क्या करने के लिए बता रहे हैं? कि साइंटिस्ट को कट और पेस्ट करने के लिए अलाउ कर रहा है, प्रोवाइडिंग होप फॉर जेनेटिक फिक्स इन डिसीज। जी हाँ बिल्कुल, यह टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाई हुई थी। जैसे मान लो यह आपका कोई डीएनए है या फिर आरएनए है, तो यहाँ से यहाँ के बीच को अगर मान लो यहाँ पे कोई डिसीज वाला जो हमारा डीएनए है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक कट कर सकते हैं और ये इसको यहाँ से सीधा जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज वर्सेटाइल टूल दैट कैन टारगेट ऑलमोस्ट एनी जीनोमिक लोकेशन एंड मेक चेंजेस टू द डीएनए। भैया बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यह कोई भी
पोर्शन पे या कोई भी लोकेशन पे हो सकता है, तो उसको क्या कर सकता है, कट कर सकता है, दूसरी जगह पे उसको पेस्ट कर सकता है। तो हमें पूछा है करेक्ट, और यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे है, करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, चलो अगर थोड़ा देख लेंगे तो क्रिस्पर Cas9 सिस्टम जो है वो प्रोकैरियोटिक इम्यून सिस्टम that confers resistance to foreign genetic elements such as plasmid and phages. CRISPR-Cas9 system have been exploited for targeted genome editing. सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अगर कोई टेक्निक होती है तो वह कौन सी होती है, CRISPR-Cas9। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Consider the following statements regarding Forest Conservation Amendment Bill 2023। चलो आपको बताना है फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल जो 2023 में आया हुआ है उनके रिगार्डिंग कौन से सेंटेंस क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। चलो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। सबसे पहला सेंटेंस, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927 is being modified by the Forest Conservation Amendment Bill 2023। क्या भैया यह बिल फॉरेस्ट के 1927 वाले बिल को अमेंड करना चाहता है या फिर उनको मॉडिफाइड करेगा, यह पूछा है। दूसरा सेंटेंस, This law was passed to safeguard India's forest and gives the central government the authority to control resource extraction from the forest। क्या यह अथॉरिटी को कंट्रोल करने की बात करता है, उनको पावर देने की, अथॉरिटी देने की बात कर रहा है क्या? तो यह दो सेंटेंस आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए अगर यहाँ पे हम देखने जाए तो भैया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उनको तो अमेंड कर रहा है, उनको तो यह बिल मॉडिफाइड कर रहा है, लेकिन यह 1927 वाला नहीं, हमारा एक और फॉरेस्ट एक्ट है जो कि है 1980, उसी को यह अमेंड करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हुआ गलत। दूसरा सेंटेंस थोड़ा जेनरिक टर्म है और वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे पहला गलत दूसरा सही पूछा है हमें करेक्ट, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टू ओनली। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा क्या कहना क्या चाहते हैं। तो पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का अंदेशा जताया जा रहा है, और यह बिल जो है यह अमेंड कर रहा है किनको, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इंक्लूड लैंड नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और द in government records after the 1980s act came into effect। मतलब कि 1980 के बाद वाली जो भी जमीन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इफेक्ट हुई है उनको यह एक्ट इंक्लूड कर रहा है। दूसरी चीज, अगर किसी लैंड को कन्वर्ट किया है किसमें, नॉन फॉरेस्ट के यूज के लिए, और कब किया है, दिसंबर 12 1996, यानी कि 12 दिसंबर 1996 के बाद वाली जो जमीन है, बाद वाली जो लैंड है उस पे ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन उसके पहले वाले पे होने वाला नहीं है। यहाँ पे लिखा है विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मणिपुर। आपको मणिपुर के बारे में स्टेटमेंट बताया हुआ है, उनके बारे में क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। देखिए आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले यह देखना है कि आपको पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस, इट इज होम टू ओनली टू काइंड ऑफ फॉरेस्ट। अरे भैया टू काइंड ऑफ फॉरेस्ट, ऐसा कौन सा स्टेट आ गया, ट्रॉपिकल, सेमी एवरग्रीन,
और ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिड्यूस। पहला सेंटेंस पूछ रहा है। दूसरा सेंटेंस, लोकतक लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकेटेड इन मणिपुर। चलो ये तो सबको पता होगा कि ये सही है। इट इज होम टू एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ सांगाई। हाँ, हमने डांसिंग डियर वाला एक कुछ सुना था, पढ़ा था कहीं पे, याद है। तो तीसरा सेंटेंस तो हमारा सही है। चलो भाई, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन पहले वाले में थोड़ा दिक्कत है। पहले वाले में यहाँ पे ओनली लिखा है, इससे हमें दिक्कत है, और यही दिक्कत हमारे सेंटेंस को गलत करवाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे 4 टाइप्स के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, आपको बताना है पूरे इंडिया में जो कोपन और हैगन ने जो फॉरेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनाए थे, उनमें से मेन तो 5 थे, और 5 के सब कितने थे वो आपको बताना है। ठीक है, चलो, इस सेंटेंस में हमें पूछा है इनकरेक्ट, और दूसरा और तीसरा सही है। सिर्फ और सिर्फ पहला वाला गलत है, तो हमारा आंसर बन जाएगा हाउ मेनी है, इसीलिए पूछ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 ओनली, और सिर्फ एक ही सेंटेंस गलत है। ठीक है, अब मणिपुर में देख लेते हैं। तो मणिपुर में 4 प्रकार के हमें जंगल देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन, और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियोस। कितने हुए? 4 हुए। हमें क्या पूछा था? 2 पूछा था, तो 2 गलत है। अब थोड़ा सा हम मणिपुर के लोकेशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो मैं व्हाइट कर रहा हूँ मणिपुर में, यह मणिपुर का एरिया है जहाँ पे फिलहाल मैती और कुकी समुदाय के बीच में थोड़ी सी भिड़ंत हो रही है, जो अपना एक्सट्रीम स्वरूप ले चुकी है। ठीक है, तो आपको मणिपुर की जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। अब मणिपुर को कौन कौन से स्टेट ने टच किया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे मिजोरम कर रहा है, बाद में आसाम कर रहा है, ऊपर नागालैंड कर रहा है। ठीक है, याद रखना त्रिपुरा कहीं कर रहा, त्रिपुरा सिर्फ और सिर्फ आसाम और मिजोरम को ही टच कर रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंद्रयान 3। आपको चंद्रयान 3 के बारे में सही नहीं नहीं नहीं, आपको क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। आपको इनकरेक्ट सवाल बताना है। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस, द सतीश चंद्र धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 3 यूजिंग अ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट के थ्रू उनको लॉन्च किया है। दूसरा सेंटेंस, इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड वेंडरिंग ऑफ द लूनर सरफेस, इट इज फॉलो अप मिशन टू चंद्रयान 2। तीसरा, ओनली द यूएस, रशिया एंड चाइना हैव accomplished soft landing on the moon so far। इसका मतलब यह होता है कि यह जो चंद्र की सपाटी है, उसमें हमें धीमे 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 आके यहाँ पे हमारे स्पेस स्टेशन वो स्पेस यान को क्या करना है? हमें लैंड करवाना है। ऐसे धड़ाम से यहाँ पे हमें हार्ड लैंडिंग करवानी नहीं है। तो चलिए, हमें यहाँ पे पूछा है क्या? हमें पूछा है इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कोई भी सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है, तीनों के तीनों सेंटेंस सही है। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि नन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह चंद्रयान के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें इसरो के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्रायोजेनिक स्टेज में एक लास्ट राउंड का इंजन छोड़ेंगे, और यहाँ से जो है, यहाँ से पत्ता खुलेगा, यहाँ से हमारी बॉडी खुल के सैटेलाइट जो है वो हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में जाएंगे,
और उसके बाद 5 राउंड लगाने के बाद वह मून पे जाएंगे। ठीक है, तकरीबन हम देख के चले तो इसरो का प्लानिंग है 42 डेज में हम अर्थ से मून तक इसी प्रोसेस में निकाल देने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि स्टैटिक की ओर। सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्केट बोरोइंग, ट्रेजरी बिल, स्पेशल सिक्योरिटीज इश्यूड टू आरबीआई, व्हिच ऑफ दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल डेब्ट। ठीक है, चलो आपको बताना है इंटरनल डेब्ट में कौन कौन से शामिल होते हैं। क्या मार्केट बोरोइंग है, क्या ट्रेजरी बिल है, क्या स्पेशल सिक्योरिटी इश्यूड बाय आरबीआई। बिल्कुल, यह तीनों के तीनों किसमें आएंगे, 1 2 3। चलिए मान लीजिए अगर यूएसए ने हम लोन लेके आते हैं तो क्या यह हमारा इंटरनल डेब्ट कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यह कैसा हो गया, यह हो गया एक्सटर्नल डेब्ट। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अमोंग द फॉलोइंग who are eligible to benefit from the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। भैया आपको पूछा है एमजी नरेगा यानी कि मनरेगा के बारे में। अब मनरेगा के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है या गलत है वो आपको बताना है। देखो सबसे पहला, एडल्ट मेंबर ऑफ ओनली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड, क्या यह उनके लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है? भैया ऐसा तो नहीं है, सिर्फ एससी और एसटी के लिए यह नहीं है। दूसरा सेंटेंस, एडल्ट मेंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, क्या बीपीएल के लिए है? नहीं भैया, सिर्फ बीपीएल के लिए भी नहीं है। एडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज, यह भी नहीं है। एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, बिल्कुल ये रूरल में किसी भी हाउस होल्ड के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है, एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है और साल के 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करवाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है, which of the following scholars suggested the earth origin from gases and dust particles। पहले ऐसे 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 हमारी जो अर्थ थी वो एक गैसेस के फॉर्म में थी, बाद में इकट्ठा होके यह क्या बन गई, यह सॉलिड बन गई। ऐसा किसने बताया था? क्या जेम्स जीन्स थे, एच आल्फ्रेड थे, एफ हॉयल थे या ओ स्किमिड थे? तो आपको बिल्कुल सही आंसर पता है, इनका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ओ स्किमिड थे। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आपको बताना है भारत सरकार का नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा है। देखो दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते थे, प्लान और नॉन प्लान, लेकिन ये होते थे फिलहाल नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्लानिंग कमीशन को हमने डिसकंटिन्यू किया, प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू होने के साथ साथ हमने ये प्लान नॉन प्लान को भी छोड़ दिया है। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन के बदले कौन आ गया है, नीति आयोग आ गया है। ठीक है, चलो फिलहाल हम क्वेश्चन की ओर देख लें तो डिफेंस एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, ऑल एक्सपेंडिचर लिंक विद द प्रीवियस प्लान पीरियड्स, इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपको बताना है इन चारों में से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर किसको कहा जाता है। तो भैया चारों के चारों उसी में आते हैं, किसमें आते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्ट्रॉइड। आपको एस्ट्रॉइड के बारे में सही सवाल बताने हैं, सही स्टेटमेंट बताने हैं, फाइंड करेक्ट। ठीक है, चलो सबसे पहला, एस्ट्रॉइड आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। क्या यह अलग अलग साइज के, मतलब कौन, एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो रॉकी डेब्रिस होते हैं और सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। दूसरा,
Most of the asteroids are small, but some have diameter as large as 1000 किलोमीटर. यस, यह बिल्कुल सही है. ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे एस्ट्रॉइड होते हैं जो अप टू 1000 एंड बियॉन्ड दैट किलोमीटर की डायमीटर अपने साथ लेके घूमते हैं. इतना उसका बॉडी मास रहता है. ठीक है. तीसरा सेंटेंस, द ऑर्बिट ऑफ एस्ट्रॉइड लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न. अरे नहीं भैया, जुपिटर और सैटर्न के बीच में थोड़ी ना आएगा. यह किसके बीच में आएगा? यह आएगा हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में आएगा. ठीक है. तो तीसरा सेंटेंस होता है गलत. यहाँ पे तीसरा है, ए हो गया गलत. यहाँ पे तीसरा है, बी हो गया गलत. यहाँ पे भी डी में 3 लिखा हुआ है, तो यह भी हो गया गलत. सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी यानी 1 एंड 2 आर करेक्ट. तो चलिए, ये थे हमारे आज के यूपीएससी के स्टैटिक और करंट वाले क्वेश्चन. आने वाले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू.